हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम हमारा यूनिट नंबर 1 का तीसरा टॉपिक जिसका नाम है सप्लाई वो शुरू करने जा रहे हैं। हम ऑलरेडी डिमांड के बारे में और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ लिए हैं। अब यूनिट 1 का तीसरा और आखिरी टॉपिक जिसका नाम है सप्लाई, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा यूनिट नंबर 1 हो जाएगा कंप्लीट और फिर हम चलेंगे यूनिट नंबर 2, 3, 4 में आगे। ठीक है, शुरू करने से पहले ऑलरेडी तुम्हें पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गया है ऑल ओवर ओडिशा में और ऑल ओवर इंडिया में भी वो इंप्लीमेंट हो रहा है। ओडिशा का जो एनईपी का सिलेबस है वही सिलेबस एनईपी में ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अगर तुम्हारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, चाहे वो कोई भी सेमेस्टर में क्यों ना हो, तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ, ओडिशा वाले बच्चे, बहुत सारे कॉलेज ने सेमेस्टर 1 में इकोनॉमिक्स चूज़ किया है, बहुत सारे ने सेमेस्टर 2 में किया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है और मल्टी डिसिप्लिनरी में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो कॉलेज वाइज अलग अलग ऑप्शन कॉलेज वालों ने चूज़ किया है, लेकिन तुम्हारे पूरे बीकॉम के जर्नी में इकोनॉमिक्स एक बार तो आएगा ही आएगा और इकोनॉमिक्स का यही सिलेबस तुम्हारे लिए एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, हम पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक तुम्हारे साथ हैं। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। सप्लाई, सप्लाई का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? जैसे हम डिमांड के बारे में पढ़े थे कि एक कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को खरीदता है तो वो उसका डिमांड होता है। ठीक है, डिमांड कहलाता है। सप्लाई का मतलब क्या है? देखो, इकोनॉमिक्स में ना बेसिकली 3 साइड्स होते हैं। एक होता है कंज्यूमर का साइड, एक होता है कंज्यूमर साइड, एक होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू। समझ रहे हो? एक तरफ होता है कंज्यूमर, एक तरफ होता है प्रोड्यूसर। कंज्यूमर मतलब बायर जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेगा। प्रोड्यूसर का मतलब सप्लायर जो गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करेगा या बेचेगा। और तीसरा एक आदमी होता है या तीसरा एक सिस्टम होता है, बेसिकली एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं मार्केट। अब इसको सेल करना है, इसको बाय करना है, तो ये दोनों कहां बाय और सेल करेंगे? ये दोनों आएंगे और इस मार्केट में मिलेंगे और इस मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होगा। बात समझ रहे हो? तो इकोनॉमिक्स को जब भी हम पढ़ेंगे, हम इसको 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, बायर का साइड, सेलर का साइड और मार्केट वाला साइड। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम सप्लाई साइड में। सप्लाई किसका साइड हो गया? सप्लाई हो गया हमारा प्रोड्यूसर का साइड। हम कंज्यूमर का 2 टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिए, एक तो डिमांड और दूसरा था कंज्यूमर बिहेवियर, है ना? ये दोनों हम ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अभी हम दूसरे वाले के साइड, प्रोड्यूसर का साइड से सप्लाई पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आओ देखते हैं सप्लाई होता क्या है और हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। लाइक डिमांड, सप्लाई इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशनशिप को हम सप्लाई बोलते हैं। बिफोर वी प्रोसीड विद द मीनिंग ऑफ सप्लाई, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सम स्पेशल फीचर्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे डिमांड के भी कुछ स्पेशल फीचर्स थे, वैसे ही सप्लाई के भी कुछ स्पेशल फीचर्स हमारे लिए हैं। क्या क्या है स्पेशल फीचर? सबसे पहला, सप्लाई इज डिजायर्ड क्वांटिटी। डिजायर्ड क्वांटिटी मतलब जितना इच्छा है बेचने का, उसको हम सप्लाई बोलते हैं। मान लो एक ठेला वाला है, ठीक है, ठेला समझते हो ना? एक ठेला वाला है, ये ठेला में क्या बेचने निकला है? एसी बेचने निकला है। इस ठेले में 10 एसी है। ये 10 एसी लेकर निकला है बेचने के लिए। सुबह घर से 10 तो एसी लोड किया ठेला में और मार्केट में आ गया, एसी ले लो, एसी ले लो, एसी ले लो करके। दिन भर में उसका 2 एसी बिका। ठीक है, 2 ठो एसी सेल हुआ और 8 ठो वो घर रिटर्न लेकर चला गया। तुम बताओ सप्लाई कितना होगा? व्हाट इज सप्लाई? 2 यूनिट या 8 यूनिट या 10 यूनिट? सप्लाई होगा 10 यूनिट्स का, जितना वो बेचना चाहता था। वो 10 एसी लेकर आया था, इसका मतलब उसका ऑब्जेक्टिव था कि वो 10 एसी को आज बेचना चाहता है। नहीं बिका वो अलग बात है, लेकिन वो बेचना कितना चाहता था? वो 10 एसी को बेचना चाहता था। तो सप्लाई हमेशा डिजायर्ड क्वांटिटी का होता है। हम कितना बेचना चाहते हैं, ना कि कितना बिका। हो सकता है मैं 100 यूनिट बेचना चाहता हूं लेकिन बिका सिर्फ 2 यूनिट, तो सप्लाई तो 100 यूनिट का होगा, ना कि 2 यूनिट। बात समझ रहे हो?
कितना एक्चुअल में सेल हुआ उससे हमें लेना देना नहीं है, कितना हम बेचना चाहते हैं उससे लेना देना है, ठीक है। इट इंडिकेट्स ओनली द विलिंगनेस, दैट इज हाउ मच द फर्म इज विलिंग टू सेल एंड हाउ मच इट एक्चुअली सेल एंड नॉट हाउ मच इट एक्चुअली सेल्स। मैं एग्जैक्टली कितना बेचा उससे कोई मतलब नहीं है, मैं कितना बेचना चाहता हूं वो होगा मेरा सप्लाई, ठीक है। सेकंड, सप्लाई ऑफ अ कॉमोडिटी डज नॉट कंप्राइज द एंटायर स्टॉक ऑफ द कॉमोडिटी। पूरे के पूरे स्टॉक को हम सप्लाई नहीं बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं, ये मेरा दुकान है, ये काउंटर है, यहां पर मैं बैठता हूं और यहां पर सारा सामान सजाया हुआ, इस तरीके से सामान सजाया हुआ है। कस्टमर्स आते हैं इधर से, बहुत सारे कस्टमर आए, मेरे दुकान में 1000 यूनिट्स था किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। मान लो मैं क्या बेचने निकला हूं, मैं फ्लावर पॉट, फ्लावर्स पॉट, मैं फ्लावर पॉट बेच रहा हूं और 1000 यूनिट मेरे दुकान में है फ्लावर पॉट का, लेकिन मैं बेचना सिर्फ 100 ही यूनिट चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आज 100 यूनिट बेच दूं तो मैं दुकान बंद करके घर चला जाऊंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं 1000 यूनिट पूरा बेचूं। हाँ, मेरे दुकान में 1000 यूनिट है, ये कभी ना कभी बिकेगा, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव है आज 100 यूनिट बेचना है, 900 यूनिट में बचा कर रखूंगा, आने वाले दिनों में बेचूंगा। मेरा आज का ऑब्जेक्टिव है 100 यूनिट बेचना। तो बताओ आज का सप्लाई कितना होगा, 1000 यूनिट या 100 यूनिट? आज का सप्लाई होगा 100 यूनिट, क्योंकि मैं आज बेचना कितना चाहता हूं? 100 यूनिट बेचना चाहता हूं। मेरे पास जितना स्टॉक है इससे कोई मतलब नहीं है। स्टॉक इज डिफरेंट, सप्लाई इज डिफरेंट। स्टॉक हो सकता है मेरे पास ज्यादा यूनिट का है, जैसे इस एग्जांपल में मेरे पास 1000 यूनिट का स्टॉक है, लेकिन मैं बेचना कितना चाहता हूं? मैं बेचना 100 ही यूनिट चाहता हूं, तो इस वजह से मेरा सप्लाई होगा 100 यूनिट का। बात समझ रहे हो कि सप्लाई का मतलब ये नहीं है कि मैं एक्चुअल में कितना बेचा या मेरे दुकान में कितना सामान पड़ा हुआ है। सप्लाई का मतलब है कि मैं कितना बेचना चाहता हूं, मैं जितना बेचना चाहता हूं वो होगा मेरा सप्लाई, ठीक है। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट कंप्राइज द एंटायर स्टॉक ऑफ द कमोडिटी। It indicates the quantity that the firm is willing to bring into the market at a particular price. For example, supply of TV by Samsung in the market is not the total available stock of the TV. It is quantity which Samsung is willing to bring into the market for sale. Samsung जितना बेचना चाहता है वो उसका सप्लाई होगा, ना कि उसके पास कितना क्वांटिटी अवेलेबल है वो उसका सप्लाई होगा। बात समझ में आ गया? तो दो चीज हम समझे अभी तक, दो प्रॉपर्टीज। पहला तो जितना हम बेचना चाहते हैं, और दूसरा हो सकता है स्टॉक हमारे पास ज्यादा हो, हम बेचना कम चाहते हैं, तो जितना हम बेचना चाहते हैं वो हमारा सप्लाई होगा। पॉइंट नंबर 3, सप्लाई इज ऑलवेज विथ रेफरेंस टू अ प्राइस। जैसे डिमांड में था, प्राइस डिसाइड करना जरूरी है, विदाउट प्राइस हम सप्लाई को डिफाइन नहीं कर सकते। तो प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइडेड होना चाहिए। जस्ट लाइक डिमांड, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज ऑलवेज एट अ प्राइस, बिकॉज with change in price the quantity supply may also change. Point number 4, supply is always with respect to period of time. मैं आज कितना बेचना चाहता हूं? मैं एग्जांपल जब भी लिया, 1000 टीवी था मेरे, 1000 फ्लावर पॉट्स था, मैं 100 बेचना चाहता था। मैं तुम्हें वहां पर भी मेंशन किया था कि मैं आज कितना बेचना चाहता हूं। इसका मतलब पीरियड ऑफ टाइम डिफाइन करना जरूरी है कि तुम कितने दिनों के अंदर बेचना चाहते हो, कब बेचना चाहते हो। अभी बेचना चाहते हो, 1 घंटे बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद, 10 जन्मों के बाद, वो स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। पीरियड ऑफ टाइम डिसाइड करना बहुत जरूरी है। डिमांड में भी ये पॉइंट था, पीरियड ऑफ टाइम। सप्लाई में भी ये पॉइंट है, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सप्लाई ऑफ सप्लाई इज द क्वांटिटी विच द फर्म इज willing to supply during a specific period of time, a day, a week, a month or a year. Now supply may be defined as, अब आएंगे उसके डेफिनेशन के ऊपर, सप्लाई क्या होता है। सप्लाई का डेफिनेशन बोलता है, सप्लाई refers to quantity of a commodity that a firm is willing and able। पहला तो willing, दूसरा able। able क्यों बोला? क्योंकि मान लो मैं 1000 यूनिट बेचना चाहता हूं, ये मैं बेचना चाहता हूं 1000 यूनिट, मेरे पास है सिर्फ 1 यूनिट,
या मार्केट में अवेलेबल ही है टोटल 10 यूनिट, तो मैं 1000 कहां से बेचूंगा? सिर्फ मेरा बेचने का इच्छा होने से थोड़ी कुछ होगा, मार्केट में अवेलेबल भी तो होना चाहिए। तो विलिंगनेस तो जरूरी है, एबिलिटी भी जरूरी है। टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस, प्राइस डिसाइडेड होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बात समझ में आया? तो ये सारे कंपोनेंट्स हमारे सप्लाई के अंदर में होने चाहिए। द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई हाईलाइट 4 एसेंशियल एलिमेंट: क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, विलिंगनेस टू सेल, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है यहां तक? सप्लाई का डेफिनेशन सभी को क्लियर होगा, सप्लाई किसे बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं आगे, देखना ध्यान से। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स तो पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स तो उसके बाद का टॉपिक है। एक छोटा सा पार्ट और समझ लेते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई। मैं एक्चुअल में इसको पढ़ाना नहीं चाहता था, मैं इसको स्किप करना चाहता था। इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई मैं डायरेक्टली 2 बार दबा के अगर स्किप कर देता तो तुम बोलते सर एक स्लाइड बीच का आप उड़ा दिए, लेकिन देख लो क्योंकि ये तुम ऑलरेडी पढ़े हो। इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है, मार्केट सप्लाई क्या होता है। जैसे इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड पढ़े थे। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, एक पर्सन का डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होता है, उस मार्केट में जितने भी लोग हैं सभी के डिमांड को अगर हम टोटल कर दें तो उसे हम बोलते हैं मार्केट डिमांड, है ना। एक पर्सन का डिमांड को हम इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं, सभी का डिमांड को मिला दें तो हम उसे मार्केट डिमांड बोलते हैं। उसी तरीके से एक दुकान वाले का सप्लाई को हम इंडिविजुअल सप्लाई बोलते हैं, और अगर हम सभी दुकान के सप्लाई को मिला दें, एक मार्केट में मान लो 10 तो सब्जी वाले, एक सब्जी वाला दिन में 10 किलो आलू बेचना चाहता है, तो एक इंडिविजुअल सप्लाई कितना हुआ, 10 केजी। लेकिन 10 तो दुकान वाले मिलकर 100 केजी बेचना चाहते हैं, तो मार्केट सप्लाई कितना हो गया, 100 केजी। बात समझ में आया? तो इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ इंडिविजुअल फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द, यहां पर क्या था, डेट एन इंडिविजुअल, एक इंसान, और यहां पर है ऑल द फर्म्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल और ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन पीरियड प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बात समझ में आ गया? सेम डेफिनेशन है जो मार्केट के जो हमारे डिमांड चैप्टर में था, सेम हमारा सप्लाई चैप्टर के अंदर में है। ठीक है, चलो अब इसके बाद एक बहुत ही मजेदार टॉपिक, पढ़ा पढ़ा लगेगा लेकिन पढ़ा हुआ नहीं है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। क्या हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे? यस सर, हम पढ़े थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर सप्लाई डिपेंड करता है, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके चेंज होने से सप्लाई या तो इंक्रीज हो जाएगा या तो डिक्रीज हो जाएगा। तो आओ बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सबसे पहला इंडिविजुअल सप्लाई, उसके बाद हम बात करेंगे मार्केट सप्लाई के बारे में। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, सप्लाई और प्राइस का क्या लेना देना? तुम बताओ, डिमांड और प्राइस का क्या लेना देना था? जब भी प्राइस इंक्रीज होता था डिमांड डिक्रीज होता था, जब भी प्राइस डिक्रीज होता था डिमांड इंक्रीज होता था। ठीक है, वैसे ही सप्लाई का बात करें तो जब भी प्राइस इंक्रीज होता है सप्लाई डिक्रीज होता है, प्राइस डिक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं सॉरी, ये तो डिमांड के केस में था, ये तो डिमांड का था। अभी बात करेंगे सप्लाई का। हम सप्लाई के केस में क्या होगा, ये तो डिमांड का मैं दोबारा लिख दिया, सप्लाई के बारे में बात करते हैं। जब भी प्राइस इंक्रीज होगा सप्लाई, और जब भी प्राइस डिक्रीज होगा सप्लाई डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों सर? देखो, जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है, अगर मैं एक दुकानदार हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैं ज्यादा से ज्यादा बेचूं। मैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो दुकान वाले का मार्जिन इंक्रीज हो जाता है। मैं पहले जितना कमाने वाला था अब ज्यादा कमाऊंगा, तो जब मैं ज्यादा कमाऊंगा तो मेरा कोशिश क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बेचना। ठीक है, तो प्राइस जब इंक्रीज हो जाता है तो हमारा सप्लाई भी इंक्रीज हो जाता है। उसी तरीके से जब किसी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होता है तो सप्लाई भी हमारा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, आओ पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी।
The most important factor determining the supply of a commodity is its price. Again, most important factor determining the supply of a commodity is its price. As a general rule, price of a commodity and its supply are directly related. डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब जब भी प्राइस ऊपर जाएगा सप्लाई ऊपर जाएगा, जब भी प्राइस नीचे जाएगा सप्लाई नीचे जाएगा, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. इट मींस एज प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ गिवन कमोडिटी आल्सो राइजेस एंड वाइस वर्सा. इट हैपेंस बिकॉज एट हायर प्राइसेस देयर आर ग्रेटर चांस ऑफ मेकिंग हायर प्रॉफिट्स. अगर प्राइस ज्यादा होगा तो हम प्रॉफिट ज्यादा बनाएंगे. इट इंड्यूसेस द फॉर्म टू ऑफर मोर फॉर सेल इन द मार्केट. बात समझ में आया? पॉइंट नंबर 1, प्राइस ऑफ द कमोडिटी. प्राइस ऑफ द कमोडिटी में सप्लाई का क्या लेना देना है? जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी हमारा कम हो जाएगा. क्लियर है? आने वाले क्लास में हम और भी बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. टॉपिक बहुत बड़ा है तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई आज एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं एक पॉइंट पढ़ाकर यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ. नेक्स्ट क्लास में हम पॉइंट नंबर 2 से पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 1 को रिवाइज करेंगे और पॉइंट नंबर 2 से आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू.